हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे 11 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न पूछे थे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नेपानगर। ठीक है। दूसरा प्रश्न था, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नर्मदा नदी। मीनू चौहान ने इसका आंसर किया है, नेपाल स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में नेपानगर जो है वो अखबारी कागज मिल के लिए जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार के नियोजन के अंतर्गत 1948-49 में नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल कारखाने की स्थापना मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में की गई थी। ठीक है। हालांकि पहले प्राइवेट एंटिटी थी, लेकिन उसके बाद में फिर इसको सरकारी मतलब बना दिया गया था। देश का पहला अखबारी कागज कारखाना है। जिन स्थानों से पानी ऊंचाई से गिरता है वहां जल विद्युत केंद्र स्थापित किए जाते हैं। देखिए, जल विद्युत केंद्र और ताप विद्युत केंद्र दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं, आपने एमपी जीके के अगर वीडियो देखें, देखिए एमपी जीके की एक बहुत शानदार सीरीज मैंने बनाई हुई है। वो आप चाहें तो एमपी जीके की हमारी जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट हम व्हाट्सएप पे भी शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेंगे या आप जो हमारा स्टेटस है वो देखते रहेंगे तो आपको स्टेटस में भी इस चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी कि हमने कौन कौन सा कंटेंट बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि हम कौन कौन से वीडियोस बना चुके हैं। ठीक है। और जब भी आपको वीडियो सर्च करना हो तो टॉपिक के नाम के साथ एनएस एजुकेशन लिखिए और यूट्यूब पर सर्च करिए। उस टॉपिक का अगर वीडियो हमने बनाया होगा तो आपको जरूर मिल जाएगा। देखिए, जल विद्युत केंद्र और ताप विद्युत केंद्र। जल विद्युत केंद्र में क्या होता है, पानी ऊंचाई से गिराया जाता है टरबाइंस के ऊपर। टरबाइंस घूमते हैं जिनसे फिर जनरेटर्स जो होते हैं, जनरेटर्स को चलाया जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ताप विद्युत केंद्र में क्या होता है, ताप विद्युत केंद्र में कोयले को जलाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर कोयले का मेन फंडा रहता है, कोयले को जलाया जाता है और उसके बाद मतलब भाप के थ्रू, ठीक है, भाप के थ्रू जो टरबाइंस होते हैं उनको चलाया जाता है। तो ये आपका ताप विद्युत केंद्र का फंडा होता है। इसलिए इसको ताप, क्योंकि कोयले को जलाया जा रहा है, इसको जल विद्युत केंद्र रहकर जल ऊंचाई से गिराया जा रहा है। पेच जल विद्युत केंद्र की स्थापना छिंदवाड़ा जिला पेच नदी पर की गई थी। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। उत्पादन क्षमता 160 मेगावाट। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र है। ये मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में 1960 में मंदसौर जिले की भानपुर तहसील में चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट। जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र की स्थापना राजस्थान के कोटा में की गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 99 मेगावाट इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा नर्मदा नदी के समानांतर होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती है। मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को दो भागों में बांटती है। ठीक है, लगभग लगभग। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट बीच से ही निकलती है। कर्क रेखा पर 14 जिले और 5 संभाग स्थित हैं। संभागों में बात करें तो उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर और शहडोल। ठीक है। इसके अलावा जिले हैं 14, टोटल 14 जिलों से निकलती है। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा। आगरमालवा से पहले कौन सा था? आगरमालवा से पहले था शाजापुर। ठीक है। और अब शाजापुर नहीं है, कई लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं इसमें। राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये 14 जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। आज के लिए हमारे प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? ये कमेंट करना है आपको। दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये तो खैर आपका हो ही गया है। तो ये दो प्रश्न आपको कमेंट करके बताने हैं। गाइस, ये रामबाण नोट्स हैं, अगर आप लेना चाहे ले सकते हैं। इसमें अभी तक के एमपीपीएससी और पीएससी ने जितने भी एग्जाम्स करवाए हैं या पीईबी ने जितने भी एग्जाम्स करवाए हैं उनका वो जो क्वेश्चंस पूछे गए वो वन लाइनर्स के फॉर्म में इसमें दिए हुए हैं, जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। काफ़ी प्रश्न इसमें करीब 50 से लेकर 75% तक प्रश्न जो हैं वो आपको इसमें से मिल जाएंगे। ऐसे ही सेम है जीव विज्ञान के नोट्स हैं, क्लास 11वीं और 12वीं के, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको मिल जाएंगे। विज्ञान का पूरा सार है 8 से लेके 10वीं तक। जेल प्रहरी के टेस्ट 10 टेस्ट अवेलेबल हैं 99 रुपये में। अगर आप ये चाहें तो ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। मध्य प्रदेश करंट आउटलुक पूरा 6 मंथ का अवेलेबल है। ये अगर आप लेना चाहें, प्रीमियम कंटेंट है हमारा, अगर आप प्रीमियम कंटेंट चाहें तो ये ले सकते हैं। मंथली भी आप इसको ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इसकी लिंक के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रावधानित पटवारी हल्का स्तर पर 100 हेक्टेयर की बुआई क्षमता को घटाकर कितने हेक्टेयर करने के निर्देश
दिए गए हैं। देखिए, अभी मध्य प्रदेश के जो कृषि कल्याण मंत्री हैं कमल पटेल, उन्होंने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है उसमें पहले क्या होता था, पटवारी हल्का स्तर पर 100 हेक्टेयर की अगर बुआई क्षमता किसी किसान की है तो ही वो जो फसल बीमा योजना है उसका लाभ ले सकता था। लेकिन अब ये क्षमता जो है ये कर दी गई है 50। ठीक है, मतलब छोटे जो किसान हैं वो भी अब इसका लाभ ले सकते हैं। हर किसी के पास 100 हेक्टेयर बुआई क्षमता नहीं होती, मतलब जो छोटे किसान हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो वनग्रामों के किसानों के साथ साथ अन्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ये महत्वपूर्ण पहल कर रही है। ठीक है, और किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री हैं कमल पटेल, उन्होंने बीमा योजना में प्रावधानित पटवारी हल्का स्तर पर 100 हेक्टेयर बुआई क्षमता को घटाकर 50 हेक्टेयर करने के निर्देश दे दिए। ठीक है, तो प्रदेश के गरीबों और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सीहोर और हरदा जिले के जो वनग्राम हैं उनको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल कराया गया। ये पहले शामिल नहीं थे, तो ये भी आप ध्यान रखिए, सीहोर और हरदा। ठीक है, सीहोर और हरदा को इसमें भी हाल में शामिल किया गया। ये इसी महीने का करंट अफेयर है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसी महीने का करंट अफेयर है, अलग से कोई करंट अफेयर नहीं है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के 2 साल बाद इसको लॉन्च किया था। इस योजना के तहत खरीफ फसल के लिए किसानों को केवल 2% ही प्रीमियम देना पड़ता है, जबकि रबी फसलों के लिए प्रीमियम 1.5% है। मतलब बहुत कम होता है, 2% और 1.5%, लेकिन फसल बीमा का पूरा लाभ जो है वो मिलता है। बागवानी तथा अन्य व्यावसायिक फसलों के लिए वार्षिक प्रीमियम 5% है। ये डेटा याद रखिए, डेटा पूछा जाता है। केंद्र में इस योजना का प्रबंधन कौन करता है? केंद्र में इस योजना का प्रबंधन करता है कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताएं कि केंद्र सरकार में कृषि मंत्री कौन है। ठीक है, ये जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए, दूसरा प्रश्न है, प्रदेश में किस संस्थान के सहयोग से इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विषय के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, IRADSD। इस विषय में एक कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी कि VC आयोजित करी गई है IIT मद्रास की सहायता से। IIT मद्रास के द्वारा 10 सितंबर को एक इसकी सहायता से एक VC यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक अभी रखी गई है। ठीक है, इसमें पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य 108 एम्बुलेंस, लोक निर्माण विभाग, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी और प्रभारी अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। ये 10 सितंबर को आयोजित करी गई है और 10 से 11 सितंबर तक ये कॉन्फ्रेंस चली है। 10 सितंबर को ही ये चली है, 11 सितंबर नहीं, एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस थी, सिर्फ 10 सितंबर को ये चली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय अध्ययन दल 3 दिवसीय प्रवास पर आया है? तो देखिए, केंद्रीय अध्ययन दल एक आया हुआ है, उपरोक्त तीनों इसका सही आंसर है। और जो अतिवृष्टि यानी कि बारिश जहाँ पर ज़्यादा हुई है, बाढ़ जहाँ पर आई है, तो वहाँ पर जो फसल और जो अन्य क्षति हुई हैं उनके आकलन करने के लिए केंद्रीय अध्ययन दल 3 दिवसीय प्रवास पर 10 सितंबर को आया है। 10 से लेकर 12 सितंबर तक ये यहाँ पर रहेंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इनमें सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, ठीक है, ये यहाँ पर जाकर फसलों और अन्य क्षति का आकलन करने वाले। ठीक है, तो ये 5 जिले हैं जहाँ पर बाढ़ ने कुछ ज़्यादा ही अति कर दी है। नेक्स्ट है हमारा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की उपस्थिति में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि RGPV और सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिस्प के मध्य एक MOU हुआ है। ठीक है, RGPV और क्रिस्प, ध्यान रखिए, इनके मध्य एक MOU हुआ है और इस मध्य प्रदेश के अंतर्गत छात्रों, संकायों तथा हितधारकों के लाभ के लिए विभिन्न पहल के माध्यम से विश्व स्तर की तकनीकी ज्ञान और कौशल विकास के लिए निर्णय लिया गया है। यानी कि यह MOU हुआ है, यह MOU किया गया है। दोनों संस्थान मिलकर तकनीकी लैब स्थापित करेंगे। इसमें इंडस्ट्री 4.0, ई व्हीकल,
वर्ल्ड स्किल अकादमी ब्लॉकचेन तथा मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी इंजीनियरिंग तथा अन्य संस्थानों को साझा की जाएगी। आपको पता है 200 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं वो आरजीपीवी से एफिलिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आरजीपीवी ही इनके लिए मेन जो यूनिवर्सिटी है वो है। तो ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इसका फायदा होने वाला है। क्रिस्प एक टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जो विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स जो है वो देता है। इस अवसर पर आरजीपीवी के जो कुलपति हैं वो सुनील कुमार ये उपस्थित थे। इसके अलावा आयुक्त तकनीकी शिक्षा पी नरहरि उपस्थित थे। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि आरजीपीवी के ये कुलपति है और आयुक्त तकनीकी शिक्षा आयुक्त कौन है, पी नरहरि है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेंटर फॉर रिसर्च इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिस्प। ठीक है, इसकी स्थापना भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में इंडो डच तकनीकी सहयोग समझौते के तहत एक सोसाइटी के रूप में करी गई थी, जर्मन के सहयोग से। ठीक है, मतलब इंडो जर्मन तकनीकी सहयोग समझौते के तहत आरजीपीवी की स्थापना वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा अधिनियम 13 1998 द्वारा की गई थी, यानी कि 1998 में। हालांकि आरजीपीवी पहले भी था, ठीक है, लेकिन मेन जो स्थापना इसकी मानी जाती है वो 1998 से मानी जाती है। ठीक है, 1958 में जो है आरजीपीवी स्थापित हो गया था। ठीक है, आगे बात करें, अगला जो करंट अफेयर है अभी हाल में देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ निर्देश दिए हैं। ये पटवारी टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें डेटा पूछा जाता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों के मकान बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी की 20,000 रुपये, ठीक है, तथा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के 1,32,000 रुपये की राशि उनको प्रदान करी जाएगी। ठीक है, 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी उनको मकान बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मजदूरी के लिए दी जाएगी 20,000 रुपये और 12,000 रुपये दिया जाएगा उनको शौचालय बनाने के लिए। इसके अलावा ऐसे पशुपालक जिनके शेड नष्ट हो गए हैं, देखिए पशुओं का भी बहुत नुकसान हुआ है, उनके शेड्स तो खत्म हो ही गए हैं। जिनके पास 5 पशु हैं 70,000 रुपये, जिनके पास 10 पशु हैं तो उनको 1 लाख रुपये की राशि पशु शेड बनाने के लिए दी जाएगी। इससे भी अपना नया पशु शेड बनवा सकते हैं। बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को अनाज और बर्तन भाड़े इत्यादि के लिए 5,000 रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ठीक है, बाढ़ प्रभावित खेतों में खेत सुधार के लिए 3,80,000 रुपये तक के कार्य कराए जाने का मनरेगा के अंतर्गत प्रावधान भी है। और मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार के अलावा 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार का भी प्रावधान किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, इस तरीके का डेटा जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो पटवारी का एग्जाम होता है, ठीक है, इस तरीके का डेटा वहाँ पर पूछा जाता है, जैसा कि लास्ट ईयर 2017 में जो हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा गया था। तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।